जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका प्यारा भाई राहुल कुमार आपको अपने YouTube चैनल JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर पे स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद आज हम यहां पे उपस्थित हुए हैं एक टेंस का वीडियो लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का परेशानी था कि सर टेंस का क्लास किया जाए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत अन्य तरीके से पढ़ाते हैं और फिर मेरे को कहा गया है कि एक अन्य तरीक़ा से एक अलग अंदाज में टेंस को लेकर के चला जाए, तो फिर मैं उसी अलग अंदाज में टेंस को आपको सिखाने का प्रयास करूंगा और एक एक टेंस की एक एक बात आपके दिमाग में छप जाएगी। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आखिर टेंस का पहले तो हमें विभाजन करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन जानना होगा, इसके बाद ही हमें कुछ आगे करना होगा। तो देखिए, जो टेंस होता है, जो टेंस आपका होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? आखिर में पहले सबसे पहले प्रश्न उठता है कि टेंस होता क्या है। तो टेंस देखिए क्या होता है, क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं। क्रिया के वर्ब के अलग अलग फॉर्म को ही क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। सर समझिएगा जरा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिएगा, इन सभी के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 गो, पास्ट टेंस के भी 4 गो और फ्यूचर टेंस के भी 4 गो। इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। सबके साथ इंडिफिनिट पहले लगता है, फिर कॉन्टिन्यूअस लगता है। पहले तो इंडिफिनिट लगता है। क्या लगता है? पहले इंडिफिनिट लगता है, फिर आपका कॉन्टिन्यूअस लगता है, फिर आपका परफेक्ट लगता है और फिर अंत में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इंडिफिनिट पहला होता है, पास्ट में भी पहला होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से यहाँ होगा। फ्यूचर में भी पहला होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा आपका परफेक्ट और चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान समझिएगा, टेंस को 3 भाग में मैंने बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 गो, पास्ट टेंस के 4 गो और फ्यूचर टेंस के 4 गो। प्रेजेंट टेंस के 4 गो में हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखिए लिखवाया हूँ ना, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का 4 पूछेंगे तो प्रेजेंट टेंस लगाकर बोलिएगा। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट के 4 की बात किया जाए तो पास्ट के साथ लगाकर बोलिएगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की यदि बात करें तो पहला टेंस होगा फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर का पहला प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही हुआ, अर्थात टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उसी प्रकार से प्रेजेंट के 4 गो, पास्ट के भी 4 गो और फ्यूचर के भी 4 गो। कुल मिलाकर आपको टेंस में 12 ठो पढ़ने हैं। कुल मिलाकर कितने पढ़ने हैं आपको? 12 ठो पढ़ने हैं। तो बस यही था टेंस के प्रकार। अब हम आपको एक एक करके यहाँ से प्रेजेंट के 4 पहले पढ़ाऊंगा, फिर पास्ट का 4 पढ़ाऊंगा और फिर आपको फ्यूचर का 4 पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपसे कोई भी सेंटेंस छूटने वाला नहीं है। बहुत अच्छा बेहतरीन आप सेंटेंस बना पाएंगे। और आपको एकदम बेसिक लेवल से, आपको कुछ नहीं टेंस में आता है तो इसको देखिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ नहीं आता है तो उस चीज़ को, उस व्यक्ति को अच्छे से माइंड में सेव कर दिया जाता है कोई भी बात। आइए देखते हैं इसको साफ करके और
पहला प्रेजेंट के इंडिफिनिट को देखेंगे, फिर हम उसके कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे, फिर परफेक्ट को देखेंगे और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। इसके बाद में हम पास्ट और फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हमको 12 टेंस पढ़ने हैं। प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का 4 गो, पास्ट का 4 गो और फ्यूचर का 4 गो पढ़ना है, अर्थात कुल मिलाकर 12 को पढ़ना है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। देखिए, ये जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल कहने का मतलब कि जो अभी अभी चल रहा है, भूतकाल कहने का मतलब है जो बीत गया हो, और भविष्य काल कहने का मतलब है कि जो आने वाला है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ ना वर्तमान में, तो ये वर्तमान काल है। लेकिन मैंने कल पढ़ाया, ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कल टेंस पढ़ाया, तो कल पढ़ाया ना, बीत गया ना, तो बीत गया तो कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल। अभी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी कौन सा काम कर रहा हूँ? प्रेजेंट में भी काम कर रहा हूँ। और भविष्य काल कहने का मतलब कि मैं कह रहा हूँ अगर कि मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? भविष्य काल, क्योंकि अभी मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। अभी यदि पढ़ा रहा हूँ तो वह है प्रेजेंट टेंस, और कल पढ़ाऊंगा ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो हम आइए एक एक चीज को देखता हूं। याद रखिएगा, इसके अंत में अधिकतर है, हूं और हो आते हैं, समझिएगा प्रेजेंट टेंस है। अब तब ढूंढिएगा कि प्रेजेंट में कौन सा है। इसमें अधिकतर क्या होता है? था, थी, थे आता है। अधिकांश तो पूरा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिएगा पास्ट इंडिफिनिट में पढ़ाएंगे, दूसरा कुछ पढ़ाएंगे। भविष्य काल में क्या होता है? गा, गी और गे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं उसके अंत में। इसके अंत में है, हूं आ जाता है, समझिएगा प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट में कौन है वो ढूंढिएगा। अगर था, थी, थे आ जाएगा तो समझिएगा पास्ट टेंस है। पास्ट में कौन है सो ढूंढिएगा। और अगर जो गा, गी, गया जाए तो समझिएगा फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर में कौन है सो ढूंढिएगा। चलिए इसको साफ करके एक एक प्रेजेंट के सबसे पहले हम इंडिफिनिट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आखिर प्रेजेंट का 1 नंबर इंडिफिनिट क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का थोड़ा सा इंडिफिनिट आसान ही होता है, कोई कठिन नहीं होता है, लेकिन बस थोड़ा सा समझना होता है अच्छे तरीके से। प्रेजेंट का इंडिफिनिट और पास्ट का इंडिफिनिट, बाकी सब तो एकदम बिल्कुल हलवा होता है, एकदम से आसान ही आसान होता है। बस आपको समझना है तो समझना है प्रेजेंट का इंडिफिनिट और पास्ट का इंडिफिनिट। और आपको मैं 2 से 3 क्लास में, 3 क्लास में आशा है कि 3 से 4 क्लास में आपका टेंस में समाप्त कर दूंगा। आइए, पहला होता है कौन सा टेंस? आपका टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल होता है। इसके 4 भेद होते हैं। पहला होता है कौन सा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मैं भी थोड़ा देर पहले बताया था कि टेंस 3 प्रकार के, एक प्रेजेंट टेंस, एगो पास्ट टेंस और एगो फ्यूचर टेंस। तब तीनों 4-4 प्रकार के। तो ये पहले का चालू किए प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में 4 को पहले पढ़ाएंगे, ये खत्म होगा तब पास्ट टेंस में भी आपको 4 को पढ़ाएंगे, और वो खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में भी आपको 4 को पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहले का चालू हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। समझिएगा कैसे बनता है। सबसे पहले इसको पहचानना होता है। तो पहचानने का तरीका होता है क्या? ता है, ती है, क्या यार तुम करता है, थोड़ा यही से कहते हैं, तरह से को काम बढ़िया सुना होता है। जाओ, ता है, जाओ जाओ। ता है, ती है और क्या होता है? ते है। इसको तरीका होता है पहचानने का, लेकिन याद रखिएगा ये क्रिया के साथ लगा होना चाहिए। किसके साथ लगा होना चाहिए? क्रिया। क्रिया कहने का मतलब है जिसके अंत में ना हो। खाना, जाना, पढ़ना, लिखना, टहलना, हंसना, खेलना, ये सारी क्रिया होती है। अब कुछ को छोड़ करके, जैसे मान लीजिए पटना, चना, जनाना, मर्दाना, सपना, ये सब नहीं होता है क्रिया। आप देखते होंगे अमूमन, मान लें आपको कि आप देखते होंगे क्रिया जो होती है सो कहाँ होती है? आप ट्रांसलेशन अगर बनाते होंगे तो उसके अंत में देखते होंगे बहुत सारे क्रिया होती है, तो वो सारी क्रिया होती है। ठीक है सर, सही है ना?
तो वो सारी चीजें क्रिया होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्रिया के अंत होना चाहिए। क्रिया के अंत में क्या लगा होना चाहिए? ता है, ती है, ते है, अंत होना चाहिए। समझ जाइएगा कि वो क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने का यही आसान तरीका है कि उसके अंत में ता है, ती है और ते है लगा होता है। बनाने का तरीका क्या है कि वो सब्जेक्ट लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर V1 या फिर हम V5 को लिखेंगे और फिर हम अंत में किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। याद रखिएगा इस बात को। नहीं, वो आवाज आता है, आवाज टानता है। इस बात को हमें खास ख्याल रखना होगा कि इसमें सभी लोग जो पढ़ाते हैं, सभी टीचर, तो अफर्मेटिव अलग पढ़ाते हैं, निगेटिव अलग बनाते हैं, इंट्रोगेटिव अलग बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग बनाते हैं, WH अलग बनाते हैं। लेकिन मेरा एक ही रूल पे एक रूल मैं पढ़ाऊंगा, सबके सब क्या हो जाएंगे? आपका क्लियर हो जाएंगे, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। याद रखिएगा इसमें अगर नहीं आ जाए, नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए इसमें, तो हम डू और डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। बस नहीं आ जाए और प्रश्नवाचक चिन्ह कहने का मतलब क्या? नहीं कहने का मतलब है निगेटिव, और प्रश्नवाचक चिन्ह कहने का मतलब इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव और WH। इंट्रोगेटिव में दो होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड होता है। इसको हम बाद में समझाएंगे। इतना ही समझिए कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानने का तरीका है ता है, ती है, ते है। बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा तो डू और डज लगाइएगा। चलिए समझते हैं जरा एक एग्जाम्पल लेकर। सबसे पहले एक चीज आप समझिए, नोट में समझिएगा, V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे। याद रखिएगा, I, V, U, they, प्लूरल सब्जेक्ट। समझिएगा, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? हो सकता है आ जाए राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। देखिए ना, दो गो नाम आ गया ना, दो गो नाम आ गया, इसका मतलब है कि क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कभी कभी ऐसा ना जाएगा गाये, क्या हो जाएगा? गाये, तो क्या कर देंगे? द काउज, द काउज। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो कहने का मतलब कि आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, या तो ऐसा प्लूरल हो या फिर ऐसा प्लूरल हो, तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। उसके साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं? उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। जैसे ले लीजिए ही, सी, इट, या फिर कहें यू कहें सिंगुलर नंबर आज, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? एक नाम होना चाहिए, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, या फिर अगर गाय की बात हो एक सब्जेक्ट रूप में तो द काऊ आना चाहिए, काउज नहीं, गाय ना होना चाहिए, द क्या होना चाहिए? काऊ। राम एक नाम आता है, इसके साथ ऐसे कंडीशन में हम डज का प्रयोग करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम डज का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ये तो हुआ डू डज की बात। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे कंडीशन में पहले V1 का प्रयोग करते हैं, V1, और ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ डू का प्रयोग कर लेते हैं, जहां डू लगाना होगा इसके साथ डू लगाएंगे, डज लगा इसके साथ क्या लगा लेंगे? डज लगा लेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले क्या समझना है? V1 और V5। आपका प्रश्न उठेगा कि सर सब जगह V1 लगाएं कि V5 लगाएं कि दोनों लगाएं? तो देखिए बताता हूँ। अगर आप पहचान गए कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, यदि आप पहचान गए कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है, तो आप क्या करिए? आराम से सब्जेक्ट, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या लगाना है? हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। V1 कहाँ कहाँ लगता है सर? तो देख लीजिए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी। प्लूरल करने का मतलब है राम एंड मोहन, दो को नाम आ जाए, या फिर द काउज हो, गाय, गाय चरती है, क्या हो जाए? गाय, प्लूरल आ गया ना, तो ऐसे कंडीशन में हम V1 का प्रयोग करते हैं। और अगर ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? एगो नाम आ जाए, कहने का मतलब क्या है? एगो नाम आ जाए। मान लीजिए राम, एगो नाम आ गया, या फिर द काउ, गाय चरती है, गाय, गाय चरती है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? V5 का प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। अब आपका प्रश्न उठेगा कि सर V1 क्या होता है और V5 क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्पेलिंग बोला खाना,
खाना का क्या होता है ईट। मान लीजिए कि मैंने बोला है कि स्पेलिंग सोना, सोना का क्या होता है स्लीप। मान लीजिए मैंने एक स्पेलिंग बोला खेलना, खेलना का क्या होता है प्ले। ये जो हम लिख रहे हैं ना ये V1 है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस या एस लगा देंगे वो बन जाएगा V5। जैसे इट है, इट में हम एस लगा दिए V5 बन गया। स्लीप है, स्लीप में हम एस लगा दिए, स्लीप में एस लगा दिए बन गया V5। प्ले है, प्ले में एस लगा दिए, प्लेज हो गया, ये क्या हो गया V5। तो एस या एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है V5 बन जाता है, समझे। अब कहिएगा कि सर एस लगा रहे हैं, एस कहाँ लगेगा, तो देखिए अगर यहाँ पे आ जाता जाना, जाना का गो होता है और इसमें हम एस नहीं लगाते बल्कि एस लगाते, गोज करते। कहे कि सर यहाँ तक तो एस लगाते थे, एस काहे लगाए, और V5 बनता है तो एस या एस लगाने से बनता है। तो बताएंगे आपको कि देखो बाबू, अगर किसी वर्ड के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, तो एस मत लगाना, उसमें क्या लगाना ई एस लगाना, ई एस लगाना। अब देखो एक और बहुत बड़ी बात सीखने योग्य है, जरा आप समझिएगा क्या वो सीखने योग्य। इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में कि एस कहाँ कहाँ लगता है। बाकी जगह एस लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा एस लगेगा, अगर आपको V1 से V5 बनाना है तो। अब समझिएगा, आपको लगता होगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा बॉय और इसमें हम एस लगा दिए तो बॉयज बन गया, तो इसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाए ना, लेकिन ये वर्ब है, इसमें भी कुछ लोगों को लगता है कि सर इट है, ए में एस लगा दिए तब प्लूरल बना दिए, लेकिन क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। प्लूरल नहीं बनता है, ये क्या बनता है सिंगुलर बनता है। ये क्या बनता है सिंगुलर बनता है ये, क्योंकि ये नाउन होता है। नाउन को करिएगा तो नाउन क्या बनता है, नाउन में एस या एस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन जो वर्ब होता है, वर्ब पहले से ही वर्ब जो होता है सो क्या होता है प्लूरल रहता ही है, बस इसको क्या करना होता है एस या एस लगाने से क्या बनता है, ये तो प्लूरल बन रहा था लेकिन ये जो बनेगा वो क्या बनेगा सिंगुलर बनेगा। वर्ब में एस या एस लगा देने से फिफ्थ फॉर्म तो बनता ही है लेकिन वो सिंगुलर बन जाता है। अब जरा समझिएगा, मेनली आपको यही बस फिर से एक बार मैं इसे बताना चाहूंगा, रिवाइज करना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होते हैं, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, समझिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। बनाने के लिए क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 और नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो डू और डज लगाएंगे। आपका प्रश्न होगा कि सर V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे, तो मैं बता देता हूँ V1 कहाँ कहाँ लगाइएगा। V1 लगाइएगा जहां जहां आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो वहां प्रयोग करिएगा V1 का। और बाकी अब कुछ भी होगा इसको ना ये याद करें तो ठीक है, बाकी कुछ भी आई, वी, यू, दे प्लूरल को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या लगा दीजिएगा V5 का प्रयोग करिएगा। आशा है इतना आप समझ पाए होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, फिर हम एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं। चलिए ऊपर से साफ करके और ऊपर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपको देकर के समझाने का प्रयास करते हैं, जरा समझिएगा एग्जाम्पल में क्या होगा। जैसे मान लीजिए आ रहा है ना सर, चलिए एग्जाम्पल में मान लीजिए सिंपल सा लेता हूं, मान लीजिए मैं ले रहा हूं मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए पहले सब्जेक्ट, तो देखिए यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है जो काम को करता है, जो काम को करता है। तो देखिए ना मैं खाता हूं, खाने का काम कौन कर रहा है मैं कर रहा हूं ना, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूं। अधिकांशतः शुरुआत में ही सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा ऐसा होता है कंडीशन जहां बीच में भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अधिकांशतः शुरुआत में ही सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं खाने का काम मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट यही वाला है मैं, तो इसका बनाऊंगा कौन चीज आई। अब देखिए सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किए सब्जेक्ट को लिख दिए। अब V1 को लगाएं कि V5 को लगाएं, तो देखिए यहाँ पे आई लिखे ना तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना था, देखिए ना एंड प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब ये था इसके साथ क्या लगाना था V1 लगाना था, मतलब नॉर्मल वर्ड मीनिंग लिख देना है। आई खाना का क्या होता है, खाना का होता है ईट, फुल स्टॉप दे दिए। मैं खाता हूं, मान लिया लिख रहे हैं हम लोग टहलते हैं, हम लोग
टहलते हैं। हम लोग सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा। देख लीजिए ते हैं, आगे आने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो हम लोग टहलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा वी। इसके बाद में V1 लगाए कि V5 लगाए, तो देखिए ना IVU इस सब के साथ क्या लगता है, V1 लगता है ना, तो V1 लगाएंगे। कर मतलब को नॉर्मल वर्ड मीनिंग लिख देंगे। वी टहलना का होता है वॉक, WALK वॉक, वॉक नहीं बोलेंगे, वॉक बोलते हैं इसको। वी वॉक हो जाएगा। अब कहेगा कि सर ये V1 वाला तो आप बता दिए कि नॉर्मल वर्ड मीनिंग लिख दे रहे हैं, V1 हो जा रहा है, लेकिन V5 वाला जरा बताकर दिखाइए ना। तो आइए जरा हम V5 वाला बताकर देखते हैं। मान लीजिए आप पे दे रहा है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। ही सब्जेक्ट पहले ना, तो सब्जेक्ट रूप में क्या आ गया, ही। देखिए तो ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो क्या लगता है, V5 लगता है। तो पढ़ता का, पढ़ना का होता है रीड, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो ही रीड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे V5 लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि ही सी इट आ जाएगा। देख लीजिए ही सी इट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो V1 नहीं लगेगा, बल्कि V5 लगेगा। तो रीड तो लगाए हैं, लेकिन V5 बनाने के लिए एस या ES लगाते हैं। वर्ब का 5वां फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ES लगाते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एस लगा दिए, ही रीड्स। ES कब लगाते, ES तब लगाते जब एकांत में OXZ SH और डबल S होता, तो हम ऐसे कंडीशन में ES लगाते। जैसे एक और ले लेते हैं, मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पे वह सोती है, वह सोती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि देख लीजिए पुरुष के लिए बोला जा रहा था, वह पढ़ता था, तो पढ़ता है तो ही लगाए। वह सोती है, महिला के लिए बोला जा रहा है, तो क्या लगा रहे हैं, सी। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी लिख लिए। V1 लगाए कि V5, तो देख लीजिए ही सी इट, ये वाला में कौन सी लगता है, V5 लगता है, तो V5 लगाएंगे। सोना का क्या होता है, स्लीप होता है, लेकिन इसको V5 करना है मेरे को, तो एस या ES लगाना होगा। तो इसमें क्या लगा दिए, एस लगा दिए, हो गया। वह सोती है, शी स्लीप्स, यही हुआ। देख लीजिए V1 का भी एग्जाम्पल दे दिया मैंने, V5 का भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब आपका प्रश्न उठेगा कि सर अब लगले ये बता दीजिए, आप ये भी बता दीजिए कि ई तो बता दिया आप, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ गए, लेकिन ई काहे के लिए बताए हैं कि नहीं, और प्रश्नवाचक आएगा तो डू और डज लगाएंगे। तो अब उसको भी बता देते हैं कि वो मैं किस लिए कराया हूं। नोट आशा है कि कर लिए होंगे, ना किए होंगे तो वीडियो को स्किप करके पीछे करके और अपना नोट कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल हुआ, नॉर्मल एग्जाम्पल हुआ। अब कहिएगा कि सर ये आखिर में आप डू डज वाला काहे के लिए लिखवाए हैं, तो अब उसका एग्जाम्पल समझिएगा कि डू डज वाला काहे के लिए लिखवाए हैं। देखिए ये नॉर्मल सेंटेंस था, सीधा साधा ये वाक्य था, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं टहलता हूँ, हम लोग जाते हैं, वह आती है, ये सब सीधा साधा था। लेकिन जब इसमें नहीं आ जाए, देखिए यहाँ पे क्या लिखल है, नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए सेंटेंस में, तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए आएगा मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तो मैं पहले बनाइएगा, सब्जेक्ट बनाइएगा ना, तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और देख लीजिए नहीं आ गया ना सेंटेंस में, तो हमको डू और डज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, देख लीजिए मैं जितना लिखे हैं ना V1, इस सब के साथ हम कौन सी का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, डू का। और ये जितना भी लिखे ना V5 वाला, उस सबके साथ कौन सी का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। उसके साथ इस वाला सबके साथ डू का प्रयोग, और इन सभी के साथ डज का प्रयोग करते हैं। जरा समझिएगा, मैं नहीं खाता हूं, तो आई, नहीं का क्या लगाना पड़ेगा हमको, देख लीजिए आई के साथ कौन सी का प्रयोग किए थे, आई के साथ प्रयोग किया, डू का लगाना पड़ेगा, मेरे को डू लगाना पड़ेगा। तो आई डू, और डू के बाद नहीं का क्या लगा देंगे, नॉट, आई डू नॉट ईट। मान लीजिए यहाँ पे आ गया वह सोती है, वह नहीं सोती है, वह नहीं सोती है, तो क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ डू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, देख लीजिए ही सी वाला में क्या लगता है, डज लगता है, तो सी डज, और नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्लीप। अब कुछ लोगों का प्रश्न हुआ कि सर सी से चालू हुआ, तो आप बताए थे कि ही सी से चालू होगा तो सर V5 लगाना है, लेकिन आपने V5 नहीं किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर डू और डज आ जाए
तो फिर क्रिया में एस और यस नहीं लगाना। देखिए जब डू और डज का प्रयोग होने लगा ना तब क्रिया में एस या ये सब न लगाएंगे, भी फाइट नहीं बनाएंगे, वो सिंपल के लिए था, अब इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं सोती है, क्या हो जाएगा, शी डज नॉट स्लीप। अब कहिएगा कि सर एक दो गो प्रश्नवाचक वाला भी करा दीजिए ना, प्रश्नवाचक वाला भी करा दीजिएगा तो ठीक रहेगा। आइए अब एक दो गो प्रश्नवाचक वाला करवा कर देखते हैं आपको। जैसे मान लीजिए क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या पहले आया ना तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, तो डू या डज बाहर निकालेंगे। तो आई के साथ क्या लगता है, आई है ना, तो आई के साथ देख लीजिए क्या लगता है, डू लगता है ना, तो पहले डू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, डू आई, और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, डू आई प्ले, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मैं खेलता हूँ, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए क्या के साथ मैं नहीं लगाकर बना रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, क्या हो जाएगा, डू आई नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू आई नॉट प्ले हो जाएगा, डू आई नॉट प्ले हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए डू लगाया और आई के बाद क्या लगाया, नॉट लगाया। एक और सेंटेंस होता है इस प्रकार का, मैं बता देता हूँ, WH इसको कहा जाता है। इस प्रकार का सेंटेंस होता है, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ। तो यहाँ पे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे आ जाता है, उसका क्या का होता है क्या, व्हाट, क्या होता है, व्हाट, WHAT, व्हाट। इसके बाद में व्हाट जब आ जाए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, तो इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब देना होता है, तो डू दे कि डज दे, तो क्या देंगे हम यहाँ पे, डू देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो व्हाट डू आई, और खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए मैं यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 5 तरह का सेंटेंस आपको बना करके दिखाया, मैं लगभग 5 तरह के सेंटेंस मैं आपको बना करके दिखाया, इसी नियम पे आधारित मैंने 5-6 प्रकार का सेंटेंस बना कर दिखाया, आसानी से बना। अब इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा उसमें मैं फिर से इस पर एक बार डिस्कस करूंगा, बहुत सारा सेंटेंस लेकर के, जिसमें नॉर्मल भी रहेगा, उसमें नहीं वाला भी रहेगा, क्या वाला भी रहेगा, क्या और नहीं मिक्स वाला भी रहेगा, और यहाँ पे बीच में क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे आता है वो वाला भी रहेगा। चलिए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी ने जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।